नमस्कार बच्चों, गर्मियों के अवकाश के बाद आज कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आशा है आप सभी अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी समझते हैं कि महामारी के दौर में अच्छे स्वास्थ्य की क्या भूमिका है और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, अप्रैल माह में जो कक्षाएं हमने ली थी उसमें क्षितिज पुस्तिका के 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं। पहला पाठ था 2 बैलों की कथा और दूसरा लहासा की ओर। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, यानी उनके परस्पर सहयोग का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सहज यानी सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है और इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और कथा परंपरा का उपयोग का विकास किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बैल अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार समाज को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। इसके बाद हमने पाठ लहासा की ओर पढ़ा, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित था। पाठ में प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते प्रथम अपनी तिब्बत की यात्रा की थी। पहले उसके बारे में उन्होंने बताया है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक छद्म वेश में की थी, यानी कि भिखमंगे और भिखारी के वेश में यात्रा की थी, ताकि वहाँ के माहौल में वो अपने आप को थोड़ा सा सहज कर ले। इसमें लेखक ने एक यात्रा वृतांत का वर्णन किया है। यात्रा वृतांत जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का वर्णन शब्दों के माध्यम से करता है तो वह यात्रा वृतांत कहलाता है। इसमें उन्होंने तिब्बत के दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है और बहुत ही रोचक शैली में इसे प्रस्तुत किया है। यात्रा वृतांत में हमें तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था, ये हमें पता चलता है। तो बच्चों, हमने ये दोनों पढ़े हुए पाठ रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपको अब भी इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले आपको इसे खुद से रीड करना है और इसे समझने का प्रयास करना है। उसके बाद जब हम कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको इसे समझने में आसानी होगी। नमस्कार। टीवी देखना हम सभी को कितना पसंद है। टीवी में मनपसंद कार्यक्रम के दौरान जब अत्यधिक मात्रा में विज्ञापन आते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विज्ञापन किस तरह से अपनी चमक दमक से हमें आकर्षित करते हैं, इस बात पर आपने कभी ध्यान दिया है? ये विज्ञापन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी बनाई हुई वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। उपभोक्ता समझना पहले यहाँ पर आवश्यक है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो बनाई हुई चीज का उपभोग करता है या उसे उपयोग में लाता है। इस अध्याय में लेखक ने बाजारवाद के उस तस्वीर को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें ये समझ में आता है कि किस तरह विज्ञापित वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनके उपभोग का हमारे समाज में जो प्रचलन बढ़ा है वो एक तरह से नुकसानदेह साबित हो रहा है। लेखक श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली। उनकी कृतियां थीं मानव और संस्कृति,
परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा, समाज और भविष्य इत्यादि। उन्होंने जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर अनेक कृतियां जो हैं लिखी हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके कई लेख बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति में उन्होंने ये बताया है कि समाज की वास्तविकता बाजार की गिरफ्त में आने से खतरे में आ सकती है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। उनकी गुणवत्ता पर हमारा ध्यान नहीं जाता, बल्कि उनके जो आकर्षक पहलू है उसी में हम खोकर रह जाते हैं। उनका कहना है कि ये एक सभ्यता के लिए चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जो दिखावे की संस्कृति है, इससे समाज में अशांति, विषमता आदि फैलेगी। नमस्कार बच्चों, हम पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें लेखक ने बताया है कि बाजार में विलासितापूर्ण सामग्रियों की भरमार है। विज्ञापन मनुष्य को लुभाने में लगे हुए हैं। टूथपेस्ट हो या साबुन, हर प्रकार से उसकी अलग अलग विशेषताएं बना करके हमें लुभाया जाता है। हर एक विज्ञापन नए तरीके से हमारे सामने उनकी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। कोई गुणवत्ता बताता है, कोई ऋषि मुनियों के नाम लेता है, तो कोई फिल्मी सितारों के साबुन कहकर हमें बेचना चाहता है। आगे देखते हैं लेखक क्या कहता है। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान यानी पहनने वाले कपड़े, जो हम पहनते हैं और जो हमें अधिकतर ब्रांडेड ही पसंद आते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक से चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उनके खरीदारों की कम संख्या नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप कुछ देशों में आप मरने से पहले अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, पर एक कीमत पर। लेखक का कहना है कि आज लोग आवश्यकता की बजाय प्रतिष्ठा के लिए वस्तुएं खरीदने लगे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या म्यूजिक सिस्टम। उन्हें उपयोगिता की बजाय दिखावे के लिए खरीदना ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इसके लिए उन्होंने खाने के लिए 5 सितारा होटलों का भी वर्णन किया है और बच्चों के पढ़ने के लिए 5 सितारा स्कूलों का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार शिक्षा और आदि सारी चीज़ें दिखावे का एक माध्यम मात्र बन गई हैं। इसके बाद लेखक ने अमेरिका जैसे बड़े देशों में किस तरह से लोग पैसे के बल पर अंतिम संस्कार के शानदार प्रबंध का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरह से लोग दिखावे के लिए मरणोपरांत शानदार व्यवस्था के लिए 5 सितारा कीमत वसूलते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुब्बारे होंगे और मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में जो हो रहा है कल भारत में भी आ सकता है। इसका मतलब आप समझे कि वहाँ पर जो व्यक्ति मर जाता है उसकी कब्र के आसपास इतनी सारी व्यवस्थाएं करने की कीमत पहले ही वसूल ली जाती है, जैसे कि वो व्यक्ति मरने के बाद ये सब कुछ भोगेगा। लेकिन ये सब प्रतिष्ठा को दिखावा बना करके प्रस्तुत करने की एक
नियति है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्ता समाज की। यह विशिष्ट जन का एक समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई नजरों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। लेखक का कहना है कि भले ही ये सारी चीजें दिखावे की जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके द्वारा की जाती हैं, लेकिन जो सामान्य जन है वो भी इन्हें ललचाई नजरों से देखता है, यानी उसकी भी इच्छा होती है ये सभी चीजें करने की। जब वो नहीं कर पाता तो उसके मन में एक मलाल, एक अजीब किस्म की भूख रह जाती है, जो कि इस तरह के जीवन को जीने के सुख को न पाने की लालसा उसके मन में रह जाती है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। क्षरण यानी कम होना। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार करते जा रहे हैं। पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। लेखक का कहना है कि हम जैसे पहले किसी के गुलाम हुआ करते थे, आज हम बौद्धिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और दिखावे की संस्कृति हमारे जो जीवन है उसके अंदर घर करती जा रही है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम जो पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, जो पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, उसमें हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो रहे हैं और उसके खोने से हमारे जीवन का जो वास्तविकता है वो बदलती जा रही है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का मतलब है पथ से भ्रमित हो जाना या पथ से भटक जाना, रास्ते से भटक जाना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अब लेखक कहता है कि जो विज्ञापन हैं वो हमारी सोच को बदल रहे हैं, वो हमारी सोच को सिर्फ उपभोग की ओर ले जा रहे हैं, यानी चीज़ों का उपभोग। वो हमें वास्तविकता पर न रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनमें एक प्रकार का सम्मोहन है जो कि हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है और हम उसी में खो कर के रह जाते हैं, उसी भूल भुलैया में अपने जीवन को गुजार देते हैं। आगे देखते हैं अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य पदार्थ हैं। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। लेखक का कहना है कि इस संस्कृति का फैलाव हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इस दिखावे की संस्कृति को हर कोई अपनाना चाहता है। जो लोग इसमें सक्षम हैं वे तो आसानी से इसे अपना लेते हैं, परंतु जिनके पास धन का अभाव है उनका भी मन करता है इन सारी चीज़ों में खो जाने का, लेकिन जब वो इसे प्राप्त नहीं कर पाते तो वे बुराई की ओर अग्रसर होते हैं और किसी भी तरह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं।
लेखक का कहना है कि इससे समाज में अशांति व आक्रोश बढ़ रहा है और लोग अपने पद से भ्रमित हो रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलती जाएगी, सामाजिक अशांति और ज़्यादा बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हो रहे हैं, यानी कि हम अपने जीवन लक्ष्य को भूल गए हैं और दिखावे की ओर ही अपने पूरे जीवन को समर्पित किए दे रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे छूट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। हमारे समाज का एक पुराने समय से नियम चला आ रहा है जो कि परमार्थ पर आधारित है। परमार्थ का मतलब दूसरों का भला करना, लेकिन अब ये बदलकर स्वार्थ तक पर ही सीमित होकर रह गया, यानी कि हम अपने स्वार्थ के लिए ही जीते जा रहे हैं, चीज़ों को उपभोग करने के लिए ही जी रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किस बिंदु पर रुकेंगी ये दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की हमेशा खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर भी कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो देखा आपने किस प्रकार लेखक ने ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है हमारे समाज के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसके बारे में बताया है। किस प्रकार वो हमारे मापदंडों को कम कर रही है और स्वार्थ की भावना को बढ़ा रही है। इसके लिए गांधी जी ने भी अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं कि हमें नई चीज़ों के लिए हमेशा अपने मन के द्वार खुले रखने चाहिए, लेकिन सिर्फ उसमें फंस करके नहीं रह जाना चाहिए, अपनी बुनियाद पर भी कायम रहना बहुत आवश्यक है। तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव को न हिला पाए और हम मजबूती से अपने सांस्कृतिक और सभ्यता के जो मापदंड हैं उन पर कायम रहें, ये अति आवश्यक है।